नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताने वाले हैं जिनकी वजह से आज हमारा रॉकेट विज्ञान इस ऊंचाइयों पर है और इन्हीं की वजह से हमारा रॉकेट विज्ञान बाकी दुनिया से 15 साल पीछे है। और ये शख्सियत है नंबी नारायण, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में निछावर कर दी। नंबी नारायण के जीवन का इतिहास काफी इंटरेस्टिंग रहा है दोस्तों। इनका जीवन काफी फिल्मी रहा है दोस्तों। ये जो अभी मंगल मिशन हुए हैं, ये लगभग 15 साल पहले ही हो जाते अगर नंबी नारायण जी के साथ ये हादसा नहीं हुआ होता। आपको बता दूं कि 1994 में नंबी नारायण जी एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे जो अगर पूरा हो जाता तो 90s में ही इसरो की ताकत का लोहा पूरा दुनिया मानती। आज इसरो दुनिया की टॉप लीडिंग स्पेस एजेंसी होती। खैर, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं नंबी नारायण जी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर क्या हुआ था जिसकी वजह से इंडिया का रॉकेट साइंस 15 साल पीछे रह गया। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि हम हमेशा अपनी वीडियो में कुछ नया बताते हैं और आपके ज्ञान के स्तर को एक स्टेप और ऊंचा ले जाते हैं। इसरो को आज दुनिया की लीडिंग स्पेस एजेंसी में शामिल किया जाता है और इसमें कोई शक नहीं है कि इसरो को इस बुलंदी पर पहुंचाने में हमारे देश के महान वैज्ञानिकों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। 12 दिसंबर 1941 में केरल के गांव में नंबी नारायण जी का जन्म हुआ था। उस टाइम दुनिया इस बात से अनजान थी कि नंबी नारायण एक दिन भारत का पहला लिक्विड फ्यूल से चलने वाला रॉकेट इंजन बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, भारत का पहला लिक्विड फ्यूल से चलने वाला रॉकेट इंजन नंबी नारायण जी ने ही बनाया था। नंबी नारायण ने 70s के जमाने में ही ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि अगर इसरो को सिविल स्पेस प्रोग्राम में सक्सेस हासिल करनी है और अपने मिशन के लिए इंसानों को स्पेस में भेजनी है तो हमें लिक्विड फ्यूल टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए नंबी नारायण ने अपने 52 इंजीनियर्स की टीम के साथ फ्रांस जाकर वहां की टेक्नोलॉजी सीखी और फ्रांस से ही सीखकर उनसे भी बेहतर रॉकेट इंजन बना डाला। इस इंजन का इस्तेमाल इसरो आज भी पीएसएलवी और जीएसएलवी जैसे रॉकेट में करता है और पीएसएलवी वही रॉकेट है जिसका इस्तेमाल चंद्रयान मिशन के दौरान किया गया था। दुनिया के लगभग हर देश के पास अपने सैटेलाइट है, चाहे वो कम्युनिकेशन के लिए हो, नेविगेशन के लिए हो, इंटरनेट सर्विस के लिए हो, चाहे दूसरे देश पर नजर रखने के लिए हो या फिर स्पेस की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए। ऐसे बहुत से काम है जो सैटेलाइट से किए जाते हैं। इस पर एक अलग से वीडियो बनाई जा सकती है। खैर, द पॉइंट इज कि हमें इन सारी सैटेलाइट को इनकी कक्षा तक पहुंचाने के लिए हमें एक रॉकेट की जरूरत पड़ती है और इसी रॉकेट सिस्टम पर काम कर रहे थे नंबी नारायण। दरअसल 1952 के दौरान भारत क्रायोजेनिक इंजन बनाना चाहता था, मगर उस टाइम भारत खुद का स्वदेशी इंजन बनाने लगता तो इसको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाले थे। इसी पर नंबी नारायण जी ने सोचा कि क्यों ना इस क्रायोजेनिक इंजन को ऐसे देश से मंगवाए जिनके पास ये टेक्नोलॉजी पहले से है। जिसके बाद भारत का रूस से यह समझौता हुआ कि रूस 225 करोड़ के बदले भारत को क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी देगा। जिस पर अमेरिका को यह डर सताने लगा कि अगर ये टेक्नोलॉजी भारत को मिल गई तो भारत का इसरो अमेरिका के नासा का सीधे तौर पर कंपटीटर हो जाएगा। अमेरिका ने रूस पर दबाव डालना शुरू कर दिया, रूस पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाने की भी धमकी दे डाली, जिस पर रूस थोड़ा सा घबरा गया और उसने भारत के साथ हुए समझौते को रोक दिया। अमेरिका का कहना था कि अगर ये टेक्नोलॉजी इंडिया के हाथ में लगी तो भारत इसे खतरनाक हथियार बना सकता है। मगर असल बात तो कुछ और थी। अमेरिका नहीं चाहता था कि इसरो उसके नासा से आगे निकले, क्योंकि अमेरिका को पता था कि आने वाले समय में सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष तक पहुंचाने के लिए रॉकेट्स का यूज एज ए सैटेलाइट व्हीकल किया जाएगा और जो स्पेस एजेंसी इस क्षेत्र में सबसे आगे होगी उसे ज्यादा से ज्यादा सैटेलाइट छोड़ने का मौका मिलेगा और इस काम से वो एजेंसी मोटे पैसे बनाएगी, जिसके बाद उस एजेंसी को फंड की कमी नहीं होगी। भारत को ये क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी कैसे भी चाहिए थी। इस पर इंडिया ने दिमाग लगाया और रूस से एक और समझौता किया, जिसके तहत रूस और भारत के वैज्ञानिक एक साथ मिलकर भारत के लिए क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी बनाएंगे। आप में से जिन लोगों को क्रायोजेनिक इंजन के बारे में नहीं पता, उन्हें मैं सबसे आसान भाषा में समझाऊं तो ये एक तरह का लिक्विड फ्यूल वाला रॉकेट इंजन टेक्नोलॉजी है। इस इंजन में ईंधन के तौर पर लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप सबके दिमाग में चल रहा होगा कि उस टाइम तक हमारे पास लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम वाले इंजन तो थे, फिर हमें क्रायोजेनिक इंजन की जरूरत क्यों पड़ी। तो मैं आपको बता दूं कि क्रायोजेनिक इंजन प्रति लीटर फ्यूल पर अन्य इंजन से ज्यादा पावर और ज्यादा थ्रस्ट पैदा करता है। इस इंजन पर काम शुरू हो इसके पहले कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण इस मिशन पर ग्रहण लग गया। ये बात है अक्टूबर 1994 की, जब केरल पुलिस ने तिरुवनंतपुरम में मालदीव्स की एक महिला को गिरफ्तार किया जिसका नाम मरियम रशीदा बताया गया है। अकॉर्डिंग टू केरल पुलिस, गिरफ्तारी के दौरान राशिदा के पास क्रायोनिक इंजन के डिजाइन के कुछ चित्र बरामद किए गए थे। उन्होंने कहा कि राशिदा इस डिजाइन को पाकिस्तान भेजने वाली थी। इसी आरोप के तर्ज पर नंबी नारायण के साथ इसरो के क्रायोजेनिक इंजन पर काम कर रहे दो और साइंटिस्ट शशि कुमार और डेप्यूटी डायरेक्टर के चंद्रशेखरन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान उन्होंने सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि वो उस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान को कैसे भेज सकते हैं जो टेक्नोलॉजी भारत के पास खुद नहीं है। नंबी नारायण को 50 दिनों तक हिरासत में रखा गया, जिसके दौरान उन्हें 3rd डिग्री टॉर्चर भी किया गया।
और लगभग 50 दिनों के बाद नंबी नारायण जी को बेल मिली और साल आते आते उन 2 वैज्ञानिकों को भी बेल पर रिहा किया गया। और दोस्तों, आप हमारे गोदी मीडिया को तो जानते ही हैं, ये अपने टीआरपी के लिए सही को गलत और गलत को सही बनाकर दिखाने से भी नहीं चूकते। खैर, इस विषय पर किसी और वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। उस टाइम पर भी मीडिया ने बिना किसी जांच पड़ताल किए नंबी नारायण को देशद्रोही बोल बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश किए गए, जिसने नंबी नारायण के प्रति लोगों का गुस्सा बढ़ा दिया और कुछ राजनीतिक दल अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में नंबी नारायण का घर से भी निकलना मुश्किल कर दिया। मगर नंबी नारायण ने कभी हार नहीं मानी। उन्हें भरोसा था कि उन्हें इंसाफ मिलेगा और आखिरकार 20 साल की लंबी लड़ाई के बाद उन्हें इंसाफ मिला। केरल पुलिस और आईबी के इंट्रोगेशन के बाद केस जब सीबीआई के पास पहुंचा तो सीबीआई ने अपनी जांच में नंबी नारायण को क्लीन चिट दे दी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि नंबी नारायण निर्दोष है। दोस्त, हमारे इतिहास के कुछ सुनहरे पन्नों के साथ कुछ काले पन्ने भी है, मगर इतिहास से गलतियों को सुधारा नहीं जा सकता। इसी के तर्ज पर नंबी नारायण को कंपनसेट करने के लिए इन्हें भारत का तीसरा सबसे बड़ा अवार्ड पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया। दोस्तों, इन सब चीजों में गलत ये हुआ कि नंबी नारायण जी को बेकसूर होते हुए भी अरेस्ट किया गया, मगर उससे भी बड़ा गलत ये हुआ कि नंबी नारायण को उस टाइम अरेस्ट किया गया जब भारत क्रायोजेनिक इंजन बनाने के बहुत ही करीब था। नंबी नारायण के अरेस्ट होने से न सिर्फ उनके परिवार बल्कि भारत का भी एक बहुत बड़ा घाटा हुआ, क्योंकि नंबी नारायण ही उस क्रायोजेनिक प्रोग्राम के हेड थे। उनके अरेस्ट होने से वो मिशन वही खत्म हो गया, जिसके कई सालों के बाद 2014 में भारत का क्रायोजेनिक इंजन का सपना पूरा हुआ। दोस्तों, जरा सोचिए कि अगर नंबी नारायण उस टाइम अरेस्ट नहीं हुए होते तो आज इंडिया की स्पेस एजेंसी किस मुकाम पर होती। खैर, इन सब चीजों के बावजूद भी इंडिया ने स्पेस पे अपने झंडे गाड़े हैं और दुनिया को अपनी स्पेस एजेंसी नासा का लोहा मनवाया है। तो ये थी नंबी नारायण जी की पूरी कहानी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा, और अगर आपका कोई सवाल व सुझाव हो तो कमेंट में लिखिए, मैं खुद उसका जवाब दूंगा। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।